आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है उर्दू ज़ुबान व अदब की तदरीस। तदरीस एक हमगीर अमल है। तालिब इल्मों की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं में मुनज़्ज़म तरीक़े से तब्दीली के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करना तदरीस का अहम काम है। साज़गार माहौल से मुराद ऐसा माहौल है जहाँ तालिब इल्म अपने मौजूदा इल्म व तजुर्बात की रोशनी में अपनी ज़हनी सलाहियतों को बरूए कार लाता है और नए इल्म से मुताबिकत पैदा करता है। इस बहस में हम तदरीस के तरीक़ाकार और उर्दू की बाज़ शेरी और नसरी असनाफ़ की तदरीस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इल्म का हुसूल एक हमजहत अमल है। तलबा को आमोजिश पर आमादा करने और इस अमल को पुरलुत्फ़ बनाने के लिए असातिज़ा तलबा की उम्र, फितरत, माहौल और मतन वगैरह के मद्देनज़र मुख्तलिफ तरीक़ों का तयन करते हैं। तदरीस को दिलचस्प और मुअस्सर बनाने की कोशिश के तहत वो सवाल व जवाब, तौज़ीही, तमसीली और क़िस्सा गोई जैसे तरीक़ों का इंतख़ाब करते हैं। बाज़ औक़ात एक ही सबक के दौरान एक से ज़ायद तरीक़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ुबान व अदब के उस्ताद को चाहिए कि वो तदरीसी तरीक़ाकार के इंतख़ाब, तयन और तश्कील व तौज़ीह में एहतियात से काम लें। इस काम के लिए संजीदा गौर व फ़िक्र और महारत की ज़रूरत पेश आती है। ख़याल रहे कि अगर तदरीस व आमोजिश में बेहतर तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल किया जाए तो आमोजिश बेहतर होती है। तरीक़े तदरीस मकासद की तकमील में मुआविन होता है। ये असातिज़ा की कारकर्दगी के अंदाज़ और उसके अमल की तकमील के तरीक़े को भी ज़ाहिर करता है। क़िस्सा मुख्तसर ये है कि ये उस्ताद का वो अमल है जो तदरीस व आमोजिश के अमल को मुनज़्ज़म करता है। उसमें हिकमत अमली और तकनीक दोनों शामिल होते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में इल्म व मालूमात में तेज़ी से तब्दीली आ रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा तालीमी निज़ाम लचकदार और मुतहर्रिक हो, जिसमें तालिब इल्म और उस्ताद दोनों को आज़ादी फ़राहम की जाए। यहाँ आज़ादी से मुराद ये है कि उस्ताद वक्त, मौका और हालात को देखते हुए तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल करें। तालिब इल्म की आज़ादी से मुराद ये है कि दर्स व तदरीस के अमल में उसे अहमियत दी जाए और उसकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। साइंसी रुझानात, इत्तलाती तकनीक के इनकलाब की वजह से आज का तालिब इल्म ये ख्वाहिश रखता है कि वो हर रोज़ नए तरीक़े से सीखे और कुछ नया इल्म हासिल करे। शायद यही वजह है कि तलबा उन असातिज़ा की जमातों में अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं जो मुख्तलिफ तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि उस्ताद वही तरीक़े इस्तेमाल करें जिनमें तलबा दिलचस्पी रखते हों और उनकी अमली शमूलियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। मसलन शायरी की तदरीस में मुख्तलिफ शेरी असनाफ़, मसलन ग़ज़ल, क़सीदा, मसनवी, मरसिया और नज़्म वगैरह की तदरीस शामिल है। दौरान तदरीस सिर्फ इतना बता देना ही काफ़ी नहीं है कि ग़ज़ल क्या है और क़सीदा किसे कहते हैं। शायर अपने इजहार को मुअस्सर और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ज़बान बयान के कुछ ऐसे वसाइल भी इस्तेमाल करता है जिनकी तफ़हीम के बग़ैर शेर से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हुआ जा सकता। फ़न्ने शायरी में उन वसाइल को सनाए बदाए कहा जाता है, मसलन तशबीह व इस्तारा, मजाज, किनाया, तजनीज़, तलमीह, इह्याम और तज़ाद वगैरह। ज़ुबान व बयान के ये मुख्तलिफ पैराए शेर में मानी की मुतअद्दिद जहतों का इजाफ़ा भी करते हैं। इस मुताले में चूँकि कलाम की लफ्ज़ी व मानवी खूबियों को बयान किया जाता है, इसलिए इसे इल्म बयान का नाम दिया गया है। शायरी के मुताले का आम और बड़ा मकसद मुसर्रत का हुसूल या लुत्फ़ अंदोज़ी है। शायरी कारी या सामे के हवास को मुतहर्रिक करती है, इसलिए इसके मुताले में आहंग पर बहस करने वाले इल्म उरूज़ की भी ख़ास अहमियत है। शायरी के तदरीस के वक्त
उस्ताद को इस इल्म की कुछ शुद्ध ज़रूर होनी चाहिए। इससे वो न सिर्फ शेर को सही तरीके से पढ़ सकता है बल्कि अपने तलबा को शायरी से महजूज भी कर सकता है। शेर की सही क़िरत से उसके अल्फाज, शेरी तराकीब और लफ्ज़ियात के पोशीदा मानी वाज़ेह हो जाते हैं और शायरी का मुताला अधूरा नहीं रहता। मिसाल के तौर पर गज़ल उर्दू की मकबूल सिन्फ़े सुख़न है। तलबा शायरी की एक सिन्फ के तौर पर गज़ल से वाकिफ़ हैं। उन्होंने मुशायरों और गुलकारों के ज़रिए गज़लें सुनी भी हैं। ये उनकी साबिक़ा मालूमात का हिस्सा है जिसकी मदद से गज़ल का तारुफ कराया जा सकता है। इस गुफ्तगू के तनाजुर में गज़ल की तारीफ़ करते हुए नज़्म और गज़ल के फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए तलबा को निसाब में शामिल गज़लों की तरफ मुतवज्जह किया जाए और उन्हें बताया जाए कि गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता और न गज़ल किसी एक मौजू पर होती है। गज़ल के हर शेर का मौजू अलग होता है, हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। असातिज़ा ये भी बताएं कि गज़ल की मकबूलियत का बड़ा सबब इसका ईजाज़ व इख्तिसार, इशाराती उसलूब और गनायत है। गज़ल में गूनागूं इंसानी जज्बों और क़ल्बी वारदात को कम से कम लफ्ज़ों में अदा किया जाता है। गज़ल की शायरी बुनियादी तौर पर इश्किया और गनाई होती है। ताहम ये सिन्फ इश्किया मौज़ूआत की पाबंद नहीं रही। इंसानी जज्बों और तजुर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिन्फ में दिखाई देती है, किसी और सिन्फ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। गज़ल की मकबूलियत का बहुत बड़ा सबब मौज़ूआत की यही रंगारंगी है। इसके बाद गज़ल की हैत के बारे में मालूमात फराहम की जाए। असातिज़ा रदीफ़, काफ़िया, मतला, मतलसानी, तखल्लुस और मक्ते की तारीफ़ एक बार फिर दोहराते हुए तलबा को गज़ल की हैत की तरफ मुतवज्जह करें। गज़ल की हैत की तफसीली वजाहत के बाद असातिज़ा तालिबे इल्म को ये बताएं कि गज़ल सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी हैत में कही जाती है। अलबत्ता बाज़ गज़लों में शोरा रदीफ़ का इल्तज़ाम नहीं करते और सिर्फ़ काफ़िए पर ही इक्तफ़ा करते हैं। ऐसी गज़लों को गैर मुरद्दफ़ गज़लें कहा जाता है। इसी तरह क़सीदे की तदरीस के दौरान उस्ताद तमहीदी गुफ्तगू करें और उन्हें बताएं कि क़सीदा उर्दू में शुरू से ही राइज है। ये उर्दू शायरी की ऐसी किस्म है जिसमें आम तौर पर किसी शख्सियत की तारीफ़ बयान की जाती है। उस्ताद तलबा को ये भी बताएं कि बादशाह और उमरा की सखावत, शुजात, रहमदिली, जंगी महारत, इंतज़ाम हुकूमत और दीगर औसाफ का बयान क़सीदों का मौजू है। इन औसाफ के बयान में अक्सर शोरा मुबालगे से काम लेते रहे। असातिज़ा तलबा को ये भी बताएं कि क़सीदे में मुबालगा या गुलू की ज़रूरत इसलिए पेश आती थी ताकि क़सीदा गो शोरा ममदूह की खुशनुदी हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इनाम व अकराम के हक़दार करार पाएँ। क़सीदे का एक पहलू मज़म्मत या हज भी है। इसके बाद उस्ताद क़सीदे के फ़न पर गुफ्तगू करें। इस ज़िम्न में क़सीदे की तारीफ़, अज्ज़ाए तरकीबी, हैत, ज़ुबान बयान की वज़ाहत करें। आखिर में उस्ताद क़सीदे की ज़ुबान और उसके तहज़ीबी और समाजी पस मंज़र से भी मुतारिफ़ कराएं। नज़्म की तदरीस करते वक्त तलबा को बताया जाए कि नज़्म शायरी की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें शायर किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इज़हार ख़याल करता है। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। उस्ताद वज़ाहत करते हुए किसी ऐसी नज़्म के मरकज़ी ख़याल की तरफ तवज्जो कर सकते हैं जो तलबा पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। उस्ताद बता सकते हैं कि उर्दू में नज़्म का तसव्वुर बहुत कदीम है। क़सीदा, मसनवी और मरसिया वगैरह दरअसल नज़्म ही हैं। अलबत्ता अब नज़्म का लफ्ज़ एक ख़ास मफ़हूम के लिए मुतय्यन हो गया है। हैत की तरफ मुतवज्जह करते हुए उस्ताद बताएं कि नज़्म के लिए कोई हैत मखसूस नहीं है। नज़्में उर्दू शायरी में राइज तमाम हैतों में लिखी जाती रही हैं। अलबत्ता
हैत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं: पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। इन चारों किस्मों की तरफ तलबा को मुतवज्जह करने के लिए उस्ताद उनकी तारीफ बताने के अलावा हैतों के नमूने भी दिखा सकते हैं। आम तौर पर उर्दू की अहम और मुरव्वज असनाफ पर ही गुफ्तगू की जाती है, लेकिन उर्दू की बहुत सी ऐसी शेरी असनाफ हैं जिन पर एक ख़ास ज़माने में तो ख़ासी तवज्जो दी गई, लेकिन बाद में उसका रिवाज नहीं के बराबर रहा। बाज़ असनाफ ऐसी हैं जो मुश्किल हैं, इसलिए उस पर कम तवा आजमाई की गई और बाज़ तजुर्बे के तौर पर किसी ख़ास दौर में मकबूल हुई। इन असनाफ में से ज़्यादातर तो हमारे कदीम और क्लासिकी शेरी सरमाए का हिस्सा हैं, जैसे रुबाई, कता, चार बैत, दोहा, बारहमासा और गीत वगैरह। ये उर्दू की वो असनाफ और हैतें हैं जो हमारी समाजी और माशरती ज़िंदगी के साथ साथ उर्दू में शेरी हुस्न और फ़िक्री बालिदगी का मजहर है। बाज़ असनाफ ऐसी हैं जिन्हें गैर मुल्की या हिंदुस्तान की दूसरी ज़ुबानों से मुतासिर होकर या अख्ज़ करके उर्दू ने अपनी रिवायत का हिस्सा बनाया, जैसे पैरोडी, तज़मीन, मुस्तज़ात, शहराशो, वासौ, रेख्ती, हाइको, माहिया और सोनेट वगैरह। इन असनाफ का इल्म भी ज़रूरी है। नसरी असनाफ में दास्तान को पढ़ाते वक्त तदरीसी फ़िज़ा तैयार करने के लिए तलबा से ये दरियाफ्त किया जाए कि क्या उनमें से कोई दिलचस्प किस्सा सुना सकता है। मुमकिन है उस्ताद को यहाँ ये बताना पड़े कि किस्से, कहानियों या दास्तानों में दरअसल हमारे माशरे में मौजूद लोगों के बरक्स गैर फितरी और अजीब व गरीब किरदार होते हैं, यानी बादशाह, वज़ीर, शहज़ादा, शहज़ादी, परियां, जिन, देव, बलाएँ, अजीबुल खल्क़त जानवर और जादूगर वगैरह। यहाँ मुश्किल से ही हमारे समाज के किसान, मजदूर और गरीब का कोई जीता जागता किरदार नज़र आता है। उस्ताद ये बताए कि दास्तान एक तवील नसरी किस्से का नाम है, जिसमें एक किस्से के अंदर कई किस्से मौजूद होते हैं। दास्तान महज तफरीह का ज़रिया नहीं है, बल्कि इसमें कुछ न कुछ पैगाम पोशीदा ज़रूर होता है। दास्तान की एक खूबी ये भी है कि इसे घटा बढ़ाकर हम अपने अल्फाज में दूसरों को सुना भी सकते हैं। दास्तान का उसलूब मुतासिर कुन होना चाहिए। मीर अमन ने सीना बसीना चली आ रही आज़ाद बख्त की कहानी को बड़ी खूबसूरती से आम बोलचाल और रोज़मर्रा में बयान किया है, जिसको पढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि इसमें किरदार हरचंद के शहज़ादे या बादशाह हैं, लेकिन वो हमारे माशरे के जीते जागते किरदार मालूम होते हैं। इन निकात के ज़िक्र के बाद मुसन्निफ़ का तारुफ पेश किया जा सकता है और दास्तान का ताल्लुक़ जिस ज़माने से है उस अहद और तहज़ीब पर मतन की रोशनी में गुफ्तगू भी की जा सकती है। मतन में मौजूद मुहावरात को तख्ते स्याह पर लिखकर जुमलों में उनके इस्तेमाल का तरीका बताया जा सकता है। मुरक्कबात की भी निशानदेही करके उस पर गुफ्तगू की जा सकती है। नावल और अफसाना भी उर्दू अफसानवी नस्र की सबसे अहम असनाफ हैं। नावल की तदरीस के आगाज़ में निसाब में शामिल नावल के जिस हिस्से को पेश किया गया है, उसकी रोशनी में इस नावल की मुख्तसर कहानी तलबा को सुनाकर पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल बनाया जा सकता है। इसके बाद अगर किरदारों की शिनाख्त करा दी जाए तो तलबा उस नावल के किरदारों से वाकिफ़ हो जाएंगे। मसलन उनसे पूछा जा सकता है कि इस कहानी में कौन कौन से लोग थे। अगर तलबा के जवाबात में किरदारों के नाम जैसे पंडित अमरनाथ, प्रोफेसर दीनानाथ, बाबू अमृत राय, देवकी, बद्री प्रसाद, प्रेमा, बाबू कमला प्रसाद, बसंत कुमार, सुमित्रा वगैरह आते हैं, तो यहीं रुककर ये बताने का मरहला आता है कि ये कहानी जो अभी सुनाई गई ये एक नावल बेवा में पेश की गई है, जिसे उर्दू के मशहूर नावल निगार प्रेमचंद ने लिखा है। इस मुकाम पर यह वजाहत की जा सकती है कि नावल और अफसाने में क्या फ़र्क है।
या नावल दास्तान से अलग कैसे है। जाहिर है कि अफसाने के बारे में ये बताया जाएगा कि अफसाना एक ऐसी कहानी है जिसमें ज़िंदगी के किसी ख़ास हिस्से या किसी ख़ास मसले का बयान इस तरह किया जाता है कि उसमें पेश किए गए वाक़यात हमारी ज़िंदगी के बिल्कुल करीब मालूम होते हैं। चूँकि अफसाना ज़िंदगी के किसी एक पहलू का बयान होता है, इसलिए ये नावल के मुकाबले बहुत छोटा होता है। नावल में पूरी ज़िंदगी बयान की जाती है, इसलिए वो तवील होता है। तलबा को ये भी बताया जा सकता है कि हज़ारों और उससे ज़्यादा सफ़हात पर फैली हुई दास्तान अमीर हमज़ा या 2 या 300 सफ़े पर मुश्तमिल बाग़ो बहार या फसाने अजायब को दास्तान क्यों कहा जाता है, नावल क्यों नहीं। किस्से कहानियों से तलबा बचपन ही में मानूस हो जाते हैं, इसलिए अफसाने की तदरीस में कहानी सुनाने का अंदाज इख्तियार किया जाए तो तदरीस और तफ़हीम दोनों में आसानी हो सकती है। अफसाने में जो माहौल और मंजरकशी है उसकी वजाहत करें। माहौल की मुताबिकत से किरदार जैसी ज़बान बोलते हैं उनकी निशानदेही करते हुए अफसाने में मुकालमे की ज़रूरत को समझाया जाए। अफसाने के वाक़यात की तरतीब या प्लॉट या माजरे से और अफसाना सुनकर उससे होने वाले तासुर से तलबा को वाकिफ़ कराया जाए। ये सारा मरहला गोया अफसाने की तकनीकी खसूसियात का बयान होगा। इसकी तफ़हीम से तलबा बतौर सिन्फ़ अफसाने से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। चूँकि अफसाना ज़ुबान की इकाई भी होता है, इसलिए इसमें मुहावरात व अम्साल, तशबीहें और इस्तारे और मियारी और गैर मियारी दोनों तरह की ज़ुबान को बरता जा सकता है। उस्ताद ज़ुबान के उन तमाम ख़वास की तदरीस को ध्यान में रखेंगे। अगर उस्ताद ने सबक की इब्तिदा में कहानी और अफसाने का फ़र्क बता दिया है तो तलबा को ये समझने में देर न लगेगी कि अफसाना ज़िंदगी के हक़ाइक़ का तख्लीकी बयान होता है। कहानी की तरह इसमें देव और परियां नहीं बल्कि उनकी अपनी तरह के जीते जागते इंसान अमल करते हैं। इस बात से मकसूद ये है कि अफसाने को माशरे के अफराद से मेल जोल बढ़ाने के एक वसीले की तरह वाकिफ़ कराना तलबा के लिए अमली ज़िंदगी को समझने में मुआविन हो सकता है। नावल इंसानी ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी का बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए एक ही समाज में रहने वाले मुख्तलिफ तबके और मुख्तलिफ ज़हन व फ़िक्र रखने वाले लोगों को पेश किया जा सकता है। यही वजह है कि 20वीं सदी के निस्फ़े आखिर से लेकर अब तक की समाजी और सकाफ़ती तारीख़ का मुताला करना हो तो नावल एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। उनके मनाज़िर और किरदार इसमें हमारी मदद करेंगे। नावल ने समाज के बदलते मिजाज और तहज़ीब व सकाफ़त को अपने अंदर महफूज किया है। यहाँ तक कि कई नावलों ने हमारी तारीख़ को भी अपने अंदर महफूज किया है। जिस तरह नावल और नावलेट में मंज़र को तफसील से बयान किया जाता है, अफसाने में उसकी गुंजाइश कम होती है। नावल और नावलेट में चूँकि पूरी ज़िंदगी को पेश किया जाता है, इसलिए किरदार की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, जबकि अफसाने में ज़िंदगी के किसी एक या ख़ास पहलू को मौजू बनाया जाता है, इसलिए किरदार की तादाद ज़्यादा नहीं होती। नावल या अफसाने की तरह ड्रामा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि उसकी स्टेज पर पेशकश भी ज़रूरी है। तदरीस के वक्त उस्ताद खुद एक किरदार होता है जो सबक की वजाहत करते हुए सबक के मतन के तकाज़ों के मुताबिक चेहरे के उतार चढ़ाव, जज्बात के नशेब व फराज और इजहार के लब व लहजे के बग़ैर अपनी तदरीस की तकमील नहीं कर सकता। इस लिहाज से निसाब में शामिल किसी ड्रामे को पढ़ाते हुए उसे जो तैयारी करनी चाहिए वो भी एक स्टेज तैयार करने के मुतरादिफ है। इसमें तदरीसी ड्रामे के किरदारों के बजाय जमात के चंद तलबा को ड्रामे के मकालमे देकर उनसे बुलंद ख्वानी करवाई जा सकती है। ड्रामे की तदरीस में उस्ताद को उसके प्लाट की मंतकी तरतीब यानी
اس کے آغاز، وسط اور انجام ڈرامے کے کرداروں کی طبعی اور نفسی کیفیات کا مطالعہ، ماحول کے اجزاء اور قصے کے فطری پن کی پیمائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈرامے کی زبان یعنی ماحول کے مطابق کرداروں کا معیاری یا غیر معیاری ذخیرہ الفاظ استعمال کرنا، ڈرامے میں سنائے جانے والے گیتوں اور منظر نگاری وغیرہ کا تجزیہ اس صنف کی تدریس میں اہمیت کا حامل ہے۔ جو ڈرامہ نصاب میں شامل ہے، ضروری ہے کہ استاد نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہو۔ اس ڈرامے کی قسم سے بھی اسے واقف ہونا چاہیے کہ ڈرامہ کسی تاریخی واقعے پر مبنی ہے یا موجودہ عہد سے لیا گیا واقعہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح ڈرامہ اگر تاریخی ہے تو کیا اس کا ماخذ تاریخ ہے یا پہلے سے موجود کوئی تاریخی افسانہ اس کی بنیاد بنا ہے؟ مثال کے طور پر آغا حشر کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی کسی ملک کی تاریخ پر مبنی ہے یا کسی اور زبان کے متن کا ترجمہ ہے؟ اس طرح کے سوالوں کے جوابات سے استاد آگاہ ہو تو اس کی تدریس ایک علمی وقت کی حامل ہوگی۔ چونکہ ڈرامہ پیش کیا جانے والا فن ہے، اس لیے اس میں عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ڈرامے کی تمام قسموں میں عمل لازمی جز ہے اور اس عمل کو پیش کرنے کے لیے مختلف ذرائع یا اسٹیج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ڈرامے کا مکالمہ کردار کی مناسبت سے ہونا چاہیے اور اس کی زبان اس کی سماجی، معاشی، تہذیبی، علمی اور معاشرتی حیثیت کے مطابق ہو۔ ڈرامہ انسانی جذبات و احساسات اور تہذیب و معاشرت کو پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ واحد صنف ہے جس میں تمام فنون لطیفہ کو ایک ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کو سماج اور فنون کا بہترین نمونہ کہا جاتا ہے۔ زبان کی آموزش کے لیے صرف متن و موضوع کو سمجھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مؤثر اظہار بیان، تلفظ، روانی، ادائیگی، آہنگ اور تحسین ادب کی صلاحیتوں کو بھی فروغ دیا جانا ضروری ہے۔ اردو زبان و ادب کی تدریس و آموزش میں سرگرمیوں کے بہت سے امکانات ہیں۔ سرگرمیاں آموزش کے لیے آزاد ماحول فراہم کرتی اور شعور کی 3 سطحوں یعنی تصورات، قوت فیصلہ اور عملی ارادے کو متاثر کرتی ہیں۔ طلباء میں اظہار و ابلاغ کا شعور پیدا کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، مثلاً تقریر، گروپ مباحثہ، پہیلیاں وغیرہ۔ زبان و ادب کی تدریس میں یہ تمام ذرائع نہ صرف معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ ان سے پڑھنے پڑھانے کا عمل بھی آسان ہو جاتا ہے اور طالب علم کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔